और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक। वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, कहते हैं कि जिन भूत शैतान को मजाक नहीं समझना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, वो अक्सर इन चीज़ों को मजाक समझकर बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं और जिसका अफसोस पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ जुड़ जाता है। दोस्तों, आज का ये खौफनाक और हैबतनाक वाक़या हमें भेजा है अरमान ने, जिनका ताल्लुक़ इंडिया के शहर जयपुर से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि भैया, ये वाक़या हमारे साथ 2008 में पेश आया था। मैं उन दिनों अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए ताया जी के घर गांव गया हुआ था। मेरे ताया जी को 2 बेटे थे, अमित और अंशुमन। हम तीनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। मैं हमेशा छुट्टियां अपने ताया जी के घर गुजारने के लिए जाया करता था, मगर 2008 की छुट्टियां हमारे लिए खौफनाक हद तक भयानक साबित हुई थीं। दिन बहुत सुकून से गुजर रहे थे। मेरी 2 महीने की छुट्टियां थीं, जिसमें से 1 महीना गुजर चुका था और 1 महीना बाकी रहता था। दिन बहुत सुकून से गुजर रहे थे। हमारे ताया जी के गांव में एक मकान काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। सब उसको भूत बंगला कहते थे और हम बच्चों को डराया करते थे। हम तीनों कज़नों को उस घर में जाने का बहुत शौक़ था। हम हमेशा उस मकान को देखकर बोलते थे कि हम अंदर जाकर देखेंगे, मगर सब घर वाले हमारी बातें सुनकर हमें कहते थे कि बिल्कुल हरगिज़ नहीं, उस घर के पास भी मत जाना, वरना अच्छा नहीं होगा, उस घर में आसेब है। असल में उस घर के मालिक अपना मकान बंद करके बच्चों की पढ़ाई की वजह से शहर में जा बसे थे और मकान खाली ही छोड़ दिया था। और 10 सालों में 2-3 बार ही आए थे, वो भी बस सफाई करने के लिए, रहने के लिए नहीं। एक दिन हम तीनों कज़न्स उस घर के सामने क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक अमित ने बॉल को ज़ोर से मारा तो बॉल उस बंद मकान में चली गई। उस वक्त तो अंशुमन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ये क्या किया है तूने, बॉल अंदर फेंक दी है, अब कौन लेकर आएगा। मगर अमित ने कहा कि एक और बॉल घर में है। उसने मुझे कहा कि अरमान, जा घर से बॉल लेकर आ जा। मैं घर जाकर दूसरी बॉल ले आया। खेलते खेलते फिर से अमित ने ज़ोर से बैट घुमाया तो दूसरी बॉल भी उस बंद मकान में चली गई। फिर तो जैसे अंशुमन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अब तू जा अंदर और दोनों बॉलों को लेकर आ। आज से पहले हम कभी भी उस बंद मकान में नहीं गए थे। उस मकान की बाहरी मेन दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, कोई 9-10 फुट की रही होगी। अंशुमन ने अमित को कहा कि दीवार टापकर अंदर जा और बॉल लेकर आ। अमित दीवार पर चढ़ने लगा कि अचानक पीछे से स्वप्निल चाचा की आवाज़ आई। स्वप्निल चाचा गांव के चौकीदार थे जो रोज़ाना रात को चौकीदारी किया करते थे। उन्होंने अमित को अंदर जाते हुए देखा तो आवाज़ दी और भागते हुए हमारे पास आए और कहने लगे कि बेटा अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, अंदर कोई है। अमित ने कहा कि क्या कह रहे हो चाचा, कौन है अंदर? ये मकान तो कितने सालों से बंद है, यहाँ कौन है? तो स्वप्निल चाचा ने हमें कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अंदर जिन भूत हैं, मैंने खुद देखा है। हमने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो, आप भी ना सबकी तरह हमें बस डरा रहे हो, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। स्वप्निल चाचा ने जब देखा कि अमित उनकी बात नहीं मान रहा है तो उन्होंने बताया कि कल रात को मैं चौकीदारी कर रहा था। सब गलियों का चक्कर लगाकर जब मैं थक हार कर सामने वाले खेतों में बने मिट्टी के ठले पर बैठ गया, ठंड बहुत ज़्यादा थी कि अचानक मुझे खेतों में से एक इंसानी ह्योला जैसा मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मैंने गन निकाल ली, मगर फिर अंदर रख दी कि शायद कोई गांव का ही बंदा होगा। तब भी मैं फ़ौरन वहां से उठा और खेत के सामने जो बड़ा सा नीम का दरख्त है उसके पीछे से खड़ा होकर देखने लग गया। किसी के चलने की आहट करीब आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो वो स्याह रंग का ह्वेला उस बंद मकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। अंधेरी की वजह से मैं उसको देख नहीं पा रहा था,
बस उसकी मौजूदगी का एहसास साफ था, मगर शक्ल नहीं दिख रही थी। मैं हैरत से नीम के दरख्त के पीछे खड़ा उसको देखे रहा था कि अचानक उस साए का कद बढ़ना शुरू हो गया। मैंने जब वो खौफनाक मंजर देखा तो खौफ के मारे मुझे पसीने आने लग गए। उसका कद आहिस्ता आहिस्ता लंबा ही होता जा रहा था और फिर उसका कद इतना लंबा हो गया कि घर की बाहरी दीवार उसकी कमर तक आने लगी और वो आराम से टापकर उस बंद मकान के अंदर दाखिल हो गया और अंदर जाकर उसका कद फिर से छोटा होना शुरू हो गया और फिर वो मेरी नज़र से गायब हो गया। मैं वो सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं फ़ौरन वहाँ से भागकर घर चला गया। मेरा पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। दिसंबर की सख्त ठंड का महीना था, मगर स्वप्निल चाचा का वजूद पसीने पसीने हो गया था हमें ये बात बताते हुए। उनकी बात सुनते ही मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। अमित भी घबरा गया, मगर अंशुमन ने कहा कि वाह चाचा, अच्छी कहानी बनाई है हमें अंदर जाने से रोकने के लिए, मगर आज हम अपनी बॉल लेकर ही आएंगे। ओए अमित सुन, मैं भी दीवार पर चढ़ रहा हूँ, तू अंदर जा और दोनों बॉल को लेकर आ। मैंने अंशुमन को कहा कि यार छोड़ दो, अंदर नहीं जाते हैं। चाचा की बात सुनते ही मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर अंशुमन ने कोई बात नहीं सुनी। अमित भी बोला, अरे यार घबराना कैसा, मैं खुद जाकर बॉल लेकर आऊँगा, तू बेफिक्र रहे। और चाचा आप भी देखो मैं कैसे आता हूँ बॉल लेकर। और ये कहते ही अमित अंदर कूद गया। अंशुमन और मैं दीवार पर चढ़ गए और चौकीदार चाचा हमारी तरफ देखने लग गए। गली खाली थी, दिन का वक्त था, ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। अमित ने अंदर देखा तो तीनों बड़े बड़े कमरों पर ताले लगे हुए थे और सामने बरामदा था जो जगह जगह से उखड़ गया था और उसमें लंबी लंबी घास उग चुकी थी। बरामदे के एक कॉर्नर में वॉशरूम बना हुआ था, जिसका दरवाज़ा था तो सफ़ेद रंग का, मगर अब काला पड़ चुका था। अमित ने हंसते हुए कहा कि ये देख, कोई नहीं है यहाँ, मैं कैसे अंदर आ गया हूँ। चाचा सुन रहे हो ना, यहाँ कोई नहीं है। फिर उसने पहले एक बॉल उठाई जो बरामदे में पड़ी हुई थी और फिर वो दूसरी बॉल उठाने के लिए वॉशरूम के सामने गया तो अचानक वॉशरूम के सामने वाली बॉल खुद ब खुद हवा में मौलिक हो गई, जिसको देखते ही मैं और अंशुमन बहुत डर गए। हमने अमित को आवाज़ दी कि अमित जल्दी आ वापस, मगर अमित तो ऐसे उस बॉल को देख रहा था जैसे उसको बाकी कोई होश ही ना हो। वो एकदम बुत बना उस बॉल को देखे जा रहा था और फिर उसको एक झटका सा आया तो वो उस बॉल की तरफ बढ़ने लगा। वो बॉल वॉशरूम के अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे अमित भी वॉशरूम के अंदर चला गया और उसी वक्त उसके अंदर जाते ही वॉशरूम का गेट बहुत धमाकेदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। मैं और अंशुमन चीख चीख कर उसको बुलाते रहे, मगर उसने हमारी एक आवाज़ नहीं सुनी और फिर अंदर से बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ आई, जिसको सुनकर मैं और अंशुमन बहुत डर गए। अंशुमन उसी वक्त अंदर उतरा और भागकर वॉशरूम के दरवाजे को बजाने लगा। अंदर से अमित की चीखें सुनाई दे रही थीं कि बचाओ मुझे। चाचा भी डर गए और चीखने लग गए कि मदद करो। सब गली वाले अपने अपने घरों से बाहर आ गए। अंशुमन पूरी कोशिश से दरवाज़ा बजा रहा था, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इतना खौफज़दा हो गया था कि फ़ौरन गली में छलांग मार ली। मैंने स्वप्निल चाचा समेत सबको कहा कि मेरी मदद करो, मेरे भाइयों की मदद करो। स्वप्निल चाचा ने कहा कि मैं पंडित जी को लेकर आता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। वो ये कहकर वो भागते हुए पंडित जी को लेने चले गए। इतने में किसी ने ताया जी को जाकर बता दिया। ताया जी भागते हुए आ गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा, कहाँ हैं अमित और अंशुमन। मगर मैं इतना खौफज़दा और डरा हुआ था कि मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा था। इतने में ही चाचा स्वप्निल पंडित जी को लेकर आ गए। पंडित जी ने अपने ऊपर और साथ खड़े ताया और चंद आदमियों के ऊपर कुछ पड़ा और फिर कहा कि इस घर का मेन गेट तोड़ दो। सब ने मिलकर मेन गेट तोड़ दिया। फिर पंडित जी ने कहा कि जिस पर मैंने कुछ पढ़ा है उनके अलावा कोई भी घर के अंदर दाखिल ना हो। पंडित जी ताया जी और चाचा स्वप्निल को लेकर घर में दाखिल हो गए। मैं भी उनके साथ था। जब हम घर में दाखिल हुए तो हमारी आंखों के सामने बहुत ही खौफनाक मंजर मौजूद था। अंशुमन वॉशरूम के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके आगे पीछे खून ही खून था। वो सब खून वॉशरूम के अंदर से आ रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे खून की नदी बह रही हो अंदर से। पंडित जी ने देखते ही परेशानी की हालत में कहा, सब पीछे हट जाएं। उन्होंने अंशुमन को उठाया और देखा तो उसकी सांसें चल रही थीं। उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि उसको बाहर लेकर जाएं। ताया जी का बहुत बुरा हाल था। मैं भी बहुत खौफज़दा था और रो रहा था।
पंडित जी ने कुछ देर मज़ीद कुछ पढ़ा और फिर वॉशरूम के दरवाजे पर फूंका तो वॉशरूम का दरवाज़ा बहुत ज़ोर की आवाज़ से खुल गया और पंडित जी अंदर दाखिल हो गए। साथ ही ताया जी भी अंदर चले गए। मेरी हिम्मत नहीं थी, तभी मैं वहीं बाहर खड़ा रहा। अंदर दाखिल होते ही ताया जी की चीखें सुनाई दी। मैं मज़ीद डर गया। मैं आगे बढ़ा तो वो खौफनाक मंजर देखकर मेरी जान ख़त्म होने को आ गई। अमित की लाश के आगे पीछे खून ही खून था। जैसे ही पंडित जी ने उसको सीधा किया तो उसकी दिल वाली साइड पर बहुत ही बड़ा और नोकीला खंजर घुसा हुआ था और उसकी आंखें भी उसके चेहरे पर मौजूद नहीं थीं। मैंने भी वो मंजर देखकर चीखना शुरू कर दिया। पंडित जी ने चाचा चौकीदार के साथ मिलकर अमित की लाश को बाहर निकाला। ताया को मैंने हिम्मत करके उठाया और बाहर लेकर आया। हमारे बाहर आते ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बहुत तेज़ी से बंद हो गया। जैसे ही पंडित जी ने कुछ पढ़ा तो फिर से अंदर से बहुत ही भयानक आवाज़ आई, जिसको सुनकर पंडित जी भी डर गए और हम सब बाहर आ गए। हमारे घर में मातम मच गया था। मेरा दोस्त, मेरा कज़न जो चंद लम्हों पहले तक मेरे साथ खेल रहा था, वो अब मर चुका था। उसकी लाश देखकर पूरा मोहल्ला डर से कांप उठा, क्योंकि इस कदर अज़ियत मौत ने सबको झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे घर वाले भी आ गए थे। पूरी फैमिली पर गमों का पहाड़ टूट गया था। अंशुमन को भी कोई होश नहीं थी, वो बेहोश था। अमित की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई थीं। जैसे ही उस मकान के मालिक मकान को पता चला तो वो भी सब अफसोस के लिए आ गए। जब उनको सब मामलात का बताया गया तो वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके घर में कोई खौफनाक मखलूक मौजूद है जिसने अमित को मारा है। वो लोग बोले कि हम सालों से यहाँ रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम शहर में चले गए हैं और यहाँ नहीं आ पाते हैं, मगर हम नहीं मानते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा है। हम भी यहाँ बहुत अरसा रहे हैं। उन्होंने पूरा घर खोलकर सबको दिखाया, मगर अंदर वाकई में कोई ऐसी बात नहीं मालूम होती थी जिससे शक किया जाता। मगर हम सब ने जो देखा था उसको भी झुटलाना मुमकिन नहीं था। चौकीदार चाचा बोले कि बराए मेहरबानी आप अपने घर में आकर बस जाएं या तो किसी को अपना घर किराए पर दे दें, क्योंकि इतने सालों से बंद मकान में कोई और मखलूक आकर बस गई है। आपने वो सब नहीं देखा है जो हमने देखा है। वो मालिक मकान बोला कि मैं कुछ करता हूँ, आप बेफिक्र रहें, किसी को यहाँ रेंट पर दे देता हूँ। और ये कहकर वो लोग वापस चले गए। यहाँ अंशुमन को जब होश आया तो वो चीखता चिल्लाता रहता था। वो अपने आप को भाई के कत्ल का जिम्मेदार ठहराता था, क्योंकि उसने ही अमित को अंदर जाने के लिए मजबूर किया था। वो पूरा दिन और रात रोता रहता था। मैंने उसको बहुत तसल्ली दी थी, मगर वो किसी की नहीं सुनता था। एक दिन उसने कहा कि मैं उस घर में जो भी कोई है उसको मार दूंगा। उसने मेरे भाई को मार दिया है, मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसको समझाया कि पागल हो गए हो, उस घर में दोबारा जाओगे? देखा नहीं उस घर में कितनी खौफनाक मखलूक है, उसने क्या किया है अमित के साथ? मगर वो नहीं मानता था। उसने मुझे कहा कि अगर तू मुझे भाई समझता है तो मेरे साथ आज रात उस घर में चलेगा। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मगर उस पर पता नहीं कौन सी धुन सवार थी। उसने कहा कि अगर तू नहीं गया तो मैं ख़ुद को मार लूँगा। वो पागल सा हो गया था, मैं मजबूर हो गया था, तभी उसका कहा मान लिया। एक रात वो मुझे लेकर उस घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने अंशुमन को कहा कि प्लीज़ वापस चल, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो मेरी बात मान। इतने में ही हमें किसी के आने की आहट महसूस हुई। मैं घबरा गया। मैं अंशुमन को लेकर सामने बड़े झाड़ के पीछे छुप गया। हमने देखा कि एक साया उस घर के बाहर आकर खड़ा हुआ है। अंधेरा था, तभी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। और फिर उस साए का कद बढ़ना शुरू हो गया। मैं और अंशुमन देखकर घबरा गए, क्योंकि चौकीदार चाचा ने भी हमें यही सब बताया था। उस साए का कद बढ़ता रहा और फिर इतना बढ़ गया कि वो हमारी आंखों के सामने आराम से उस घर के अंदर टाप गया। जब वो उस घर के अंदर दाखिल हो गया, मैं वहीं खड़ा कांप रहा था। अंशुमन ने कहा कि आज मैं इसको मार दूंगा। वो बिल्कुल बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने उसको कहा, पागल है तू, क्या कह रहा है? देखा नहीं है अभी क्या हुआ है? जल्दी घर भाग। मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो घर की दीवार पर चढ़ गया और अंदर टाप गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुका था। मैंने सोचा कि ताया को बुलाता हूँ। मैं फ़ौरन भागकर ताया को बुलाने के लिए गया। ताया को बताया तो वो भी चीखों पुकार करते हुए गली में आ गए और उस बंद मकान की तरफ भागे, क्योंकि वो एक बेटे को खो चुके थे।
उनकी चीखें सुनकर मोहल्ले के और भी लोग बाहर आ गए। हम भागकर उस बंद मकान के पास पहुंचे ही थे कि हमें अंदर से अंशुमन की बहुत भयानक चीख सुनाई दी, जिसको सुनकर हम सब कांप उठे। ताया वहीं गिर गए। सब अपने चौकीदार चाचा भी आ गए और कहने लगे, ए भगवान, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसी वक्त अंदर घर से एक और बहुत भयानक आवाज़ सुनाई दी, जिसने सबको डरा दिया। पंडित जी को बुलवाया गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब तक गेट खुला तब तक अंशुमन मर चुका था। उसके पूरे जिस्म पे खंजर के निशान थे। वो बंद मकान आज एक और जान ले बैठा था। सब अपने चाचा और सब जानते थे कि अंशुमन की मौत की जिम्मेदार वही भयानक मखलूक है जिसने अमित को मारा था। उसके बाद तो जैसे कोई उस घर के पास भी नहीं फड़कता था। शाम से पहले पहले सब अपने अपने घर में चले जाते थे। फिर सबके बहुत इसरार पे वो घर गिराने का फ़ैसला किया गया। जैसे ही ताया को पता चला तो अपना मकान बेचकर हमारे पास जयपुर आ गए, क्योंकि उनको पता था कि अब इस मकान के टूटने की वजह से वहाँ वो भयानक मखलूक किसी को नहीं छोड़ेगी और उस घर का टूटना बाकी सभी घरों के लिए मुसीबत बन जाएगा। काश मेरे दोनों कज़न उस घर में नहीं जाते। कुछ अरसे बाद ताया और ताई का भी देहांत हो गया। मैं फिर दोबारा कभी भी उस मोहल्ले में नहीं गया। स्वप्निल चौकीदार चाचा से भी कोई राब्ता नहीं हो सका। कहते हैं कि उन्होंने भी वहाँ से मकान छोड़ दिया था। उस घर में ऐसी कौन सी खौफनाक मखलूक थी और वो ख़त्म हुई है या नहीं, इसका कुछ नहीं पता चल सका। मगर मैं आज भी वो खौफनाक आवाज़ें, खौफनाक चीखें और अपने कज़नों की दर्द भरी आवाज़ें नहीं भूल सकता हूँ।